हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? इस लेक्चर में हम लोग स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन बहुत ही वास्ट टॉपिक है ना, लेकिन उतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे हम लोग। उतना डिटेल में पढ़ेंगे बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। वो चीज हम लोग फुल कोर्स में पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। अभी हम लोग स्टडी को क्रिस्प रखेंगे, टू दी पॉइंट पढ़ाई करेंगे। इतना करेंगे हम लोग कि करीब 70-80% क्वेश्चन हम आप लोग का सॉल्व हो जाए, ठीक है। एक एक चीज पढ़ेंगे, है ना, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, है ना, टू दी पॉइंट, जहां से क्वेश्चन आने का ज्यादा चांस है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में अगर अच्छा एक चीज और भी हम आपको बता दें, अगर आपको कोई बुक इसमें फॉलो करना है तो एक बी राम की बुक आती है, अच्छी बुक है, तो वो फॉलो कर सकते हैं आप। लेकिन फिर भी उसमें हम आपको सजेस्ट करेंगे कि बहुत ज्यादा डिटेल में मत जाना अब, है ना, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, उतना ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं इससे, ठीक है। अभी मोस्टली जो पार्ट होता है ना पावर सिस्टम में, वो अभी तक जो पढ़े हो वही है। इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है थ्योरी एक आध नंबर का, तो वो देखना जरूरी है। तो चलो देखते हैं। तो स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में दो पार्ट है, वन इज रिले एंड अनदर इज सर्किट ब्रेकर, ठीक है। सर्किट ब्रेकर, रिले क्या करता है? रिले फॉल्ट को सेंस करता है, ठीक है। जैसे फॉल्ट को आप कैसे सेंस करेगा? तो करंट, अगर एक नॉर्मल करंट से बहुत ज्यादा करंट फ्लो होने लगेगा तो रिले को लगेगा कि फॉल्ट हो गया, है ना। और ये सेंसिंग सिग्नल क्या करेगा? सर्किट ब्रेकर को भेजेगा, ठीक है। अब सर्किट ब्रेकर क्या करेगा? जैसे ही इसको सेंसिंग सिग्नल मिला तो सर्किट ब्रेकर का कॉन्टैक्ट ओपन होना स्टार्ट होगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट ओपन होना स्टार्ट होगा और हेल्दी पार्ट को फॉल्टी पार्ट से अलग कर देगा, ठीक है। तो ये है बेसिक रिले एंड सर्किट ब्रेकर का डिफिनीशन। अब अगर देखें तो कैसे सेंसिंग सिग्नल भेजता है, क्या होता है, वो भी देखिए आप लोग अच्छे से। तो सपोज करो हमारे पास ये लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन है ना। फिर यहां पे एक सीटी, दिस इज सीटी, रिले में सीटी करंट ट्रांसफार्मर, ठीक है। करंट ट्रांसफार्मर का भी प्राइमरी और सेकेंडरी होता है, ठीक है। तो करंट ट्रांसफार्मर है ये। फिर दिस इज रिले ऑपरेटिंग कॉइल, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, आप समझते जाना बढ़िया से, आपको एक एक चीज अभी हम बताएंगे। इस टाइप का कुछ सर्किटरी होता है जिसको अभी हम बताना चाह रहे हैं आपको। फिर उसके बाद आप ये सपोज करो ऐसे आप समझिएगा इसको, ठीक है। जो अभी हम बता रहे हैं इसको समझना है आपको। ये यहां पे एक प्लंजर होता है, दिस इज प्लंजर, और एक बैक स्टॉप होता है, दिस इज प्लंजर 1। इसका सबका हम अभी मतलब समझा रहे हैं। प्लंजर 1 एंड दिस इज बैक स्टॉप, बैक स्टॉप, है ना। फिर उसके बाद दिस इज प्लंजर 2, प्लंजर 2, है ना। ऐसा करके कुछ सर्किटरी होता है ना। फिर उसके बाद सपोज करो इस टाइप का है ये, है ना, ऐसा है। नॉर्मल कंडीशन में आप समझिए, सब कुछ अभी हम बताने वाले हैं आपको। नॉर्मल कंडीशन में समझिए आप कि इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है वो 1000 एम्पियर फ्लो हो रहा है, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में इसमें करंट 1000 एम्पियर फ्लो हो रहा है लाइन में, है ना। और टर्न रेशियो आप सपोज करो इसका जो है ना सीटी का 200:1 है, 200:1। हमेशा याद रखना, आगे भी काम आएगा ये। हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि लाइन करंट जो होगा ना, दैट करंट विल बी प्राइमरी करंट ऑफ सीटी, है ना, प्राइमरी करंट ऑफ सीटी। तो अगर इसमें 1000 एम्पियर करंट है हेल्दी सिचुएशन में, नॉर्मल सिचुएशन में, है ना, तो इसका मतलब इसमें कितना होगा? 5 एम्पियर करंट फ्लो होगा इसमें, ठीक है। ये नॉर्मल सिचुएशन है, 5 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। प्लंजर यहां पे है, ये प्लंजर यहां पे है, और ये सिस्टम ऐसा है, हेल्दी सिस्टम है, अभी ऐसा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा ही है ना। अब ऐसा सपोज करो कि इसमें फॉल्ट हो गया, सिस्टम में कहीं पे आगे फॉल्ट हो गया, यहां पे सिस्टम में कहीं पे आगे लाइन टू ग्राउंड या कोई भी फॉल्ट हो गया, तो फिर अब इस केस में क्या होगा? इस केस में सपोज करो यहाँ पे 1200 एम्पियर करंट फ्लो होने लगा या 2000 एम्पियर करंट फ्लो होने लगा, ऐसा करके कुछ, ठीक है, ड्यूरिंग फॉल्ट कंडीशन। तो अब इसमें क्या होगा कि यहां पे जो करंट होगा फ्लो, वो सपोज करो 6 एम्पियर करंट फ्लो होगा। 200:1 है ना टर्न रेशियो, तो यहां पे 6 एम्पियर करंट फ्लो होगा। 5 एम्पियर करंट तक ये सर्किट ऐसा था, ठीक है। अब जैसे 6 एम्पियर करंट फ्लो होगा तो सपोज करो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ और ये इसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर लिया, ये जो प्लंजर है इसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर लिया। जब ये प्लंजर इसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा तो फिर क्या होगा? ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, इसमें अब करंट फ्लो होने लगेगा, है ना। जब ये इसमें करंट फ्लो होने लगा तो ये फिर क्या करेगा? इसमें मैग्नेटिक फील्ड और ये प्लंजर को अपने तरफ खींच लेगा,
है ना, अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो इस प्लंजर को जब अपने तरफ अट्रैक्ट कर लिया तो ये जो कांटेक्ट है ये ओपन हो गया, ये जो कांटेक्ट है यहाँ पे ये ओपन हो गया, ये ओपन हो गया, तो यहाँ पे I इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लंजर यहाँ पे ओपन, मतलब ये जो लाइन है यहाँ पे ओपन हो गया। तो मतलब ऐसा है कि ये वाला पार्ट पूरा सर्किट, मतलब ये वाला पार्ट हम बोल सकते हैं कि पूरा रिले है, और ये वाला पार्ट पूरा बोल सकते हैं हम लोग सर्किट ब्रेकर है ना। तो ऐसे ही सेंसिंग सिग्नल भेजता है, समझ रहे हो मेरी बात। और भी मैकेनिज्म होता है, हम सिंपल करके आपको समझाने की कोशिश किए हैं, ये ऐसा ही होता है। बैक स्टॉप हम लोग क्यों लगाते हैं? बैक स्टॉप से हम लोग टाइम को सेट कर सकते हैं, टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग एक टर्म है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो बैक स्टॉप से हम लोग टाइम को सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा चीज है, ये सिस्टम है, ये रिले और सर्किट ब्रेकर है। अब आप समझिएगा एक चीज, है ना, अब आप समझिएगा, देखो बहुत है तो बहुत सिंपल, लेकिन थोड़ा डिटेल्ड है ना, थोड़ा वास्ट है, तो हम आपको सिंपल करके ही बताएंगे, अभी टेंशन नहीं लेने का। तो ये समझ गए रिले और सर्किट ब्रेकर का बेसिक ऑपरेशन आप समझ गए। अब और भी समझो आप, है ना, अब और भी समझो। जैसे आपको एक चीज पता है, किसी भी मशीन में या कहीं पे भी आप एक चीज नोटिस किए होंगे कि फोर्स या टॉर्क जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स इनटू IA। ये जानते होंगे, कहीं पे भी किसी भी मशीन में टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स इनटू IA। अब अगर आप देखें, फ्लक्स भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा, अगर सेम इसी में करंट I जा रहा है तो फ्लक्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं टॉर्क इज K इंटू I स्क्वायर, बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। तो देखो अब ये जो फोर्स या टॉर्क इधर लगाएगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, है ना, T इंटू I स्क्वायर, ये जो फोर्स इधर लगा रहा है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। अब यहाँ पे समझना क्या होना चाहिए, सबसे पहले हम लोग रिले में ओवर करंट रिले पढ़ेंगे। ठीक है, ओवर करंट रिले, रिले का बेसिक ऑपरेशन अभी हम आपको बता चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ओवर करंट रिले। ठीक है, नाउ वी विल स्टडी ओवर करंट रिले। इंपॉर्टेंट है देखना, इसी में प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर और टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग आएगा। ठीक है, तो ओवर करंट रिले देखिएगा आप लोग अच्छे से। ओवर करंट रिले, ओवर करंट रिले मतलब क्या है कि फॉल्ट कैसे सेंस करेगा, बाय द यूज ऑफ करंट मेजरमेंट। करंट का वैल्यू अगर सर्टेन वैल्यू से ज्यादा हो जाएगा तो रिले समझेगा कि अब ये फॉल्ट हो गया है ना। अब समझना ये चीज, देखो आप इस केस में आप देखो, ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये जो अभी यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ जो फोर्स या टॉर्क जो लगेगा ना, टॉर्क इज इक्वल टू अभी आप देख चुके हैं K इंटू I स्क्वायर लगेगा। अब अगर K इंटू I स्क्वायर इस प्लंजर पे टॉर्क लगा, या टॉर्क ऑपरेटिंग टॉर्क अगर K इंटू I स्क्वायर हुआ, तो अब यहाँ पे 5 एम्पियर रहे तो भी फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा, इसी डायरेक्शन में लगेगा। अगर यहाँ पे 2 एम्पियर भी रहता तो भी फोर्स इसी डायरेक्शन में लगता। अगर 1 एम्पियर रहता तो भी फोर्स इसी डायरेक्शन में रहता, है ना। और ये सर्किट हमेशा कंप्लीट होता, जैसा कि प्रीवियस केस में 6 एम्पियर पे हुआ था, है ना। अगर यूनि डायरेक्शनल फोर्स होता ना तो एक ही डायरेक्शन में खींच इसको अट्रैक्ट कर रहा होता और ये सर्किट हमेशा कंप्लीट रहता। तो मतलब एक रीस्ट्रेनिंग फोर्स या रीस्ट्रेनिंग टॉर्क इज वेरी नेसेसरी, है ना, टू कंपेंसेट दिस करंट, दिस वैल्यू ऑफ करंट या दिस वैल्यू ऑफ मतलब जो है ना हेल्दी करंट। समझ लो मेरी बात, मतलब जैसे यहां पे इसका मतलब समझो, जैसे K इंटू I स्क्वायर है ना, K इंटू I स्क्वायर है, तो अब करंट का वैल्यू कुछ भी रहे, टॉर्क तो इसी डायरेक्शन में रहेगा ना। लेकिन आपको एग्जांपल में बताया, जैसे 5 एम्पियर तक था तो ये यहां पे था, ये जो प्लंजर था ना कहीं पे इधर था और ये सर्किट क्लोज नहीं था। लेकिन जैसे 6 एम्पियर हुआ था तो वो इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट हो गया था, है ना, और फिर सर्किट क्लोज हो गया था। समझ रहे हो मेरी बात। तो ऐसा होना चाहिए कि एक रीस्ट्रेनिंग टॉर्क होना चाहिए जो किसी सर्टेन वैल्यू ऑफ करंट से ज्यादा अगर होगा तो एक डायरेक्ट वो ये वाला ये डोमिनेट करने लगेगा और ये प्लंजर को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो इसलिए वन रीस्ट्रेनिंग टॉर्क इज वेरी नेसेसरी, वन रीस्ट्रेनिंग टॉर्क इज वेरी नेसेसरी। ठीक है, तो ये है ऑपरेटिंग एंड दिस इज रीस्ट्रेनिंग, दिस इज ऑपरेटिंग एंड दिस इज रीस्ट्रेनिंग, करेक्ट है। अब ऐसा है, फॉर दिस रिले टू ऑपरेट, फॉर दिस रिले टू ऑपरेट, ये जो ये टॉर्क है ये ग्रेटर देन 0 होगा तभी इसके अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा ये, है ना। तो फॉर दिस रिले टू ऑपरेट, फॉर दिस रिले टू ऑपरेट, फॉर दिस रिले टू ऑपरेट, T शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए,
है ना, t शुड बी ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स k इंटू आई स्क्वायर माइनस k1 शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है कि नहीं? दैट मीन्स i शुड बी ग्रेटर देन अंडर रूट k1 बाय k होना चाहिए। समझ लो मेरी बात, मतलब इस वैल्यू ऑफ करंट से अगर ज्यादा होगा तो इसका मतलब ये टॉर्क जो है ना प्लंजर इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, ये सर्किट क्लोज हो जाएगा और ये प्लंजर नीचे की डायरेक्शन में मूव करके सर्किट ब्रेकर को ओपन कर देगा। समझ लो मेरी बात, तो कहने का मतलब इस वैल्यू ऑफ करंट के लिए रिले विल स्टार्ट टू ऑपरेट, ठीक है? फॉर दिस वैल्यू ऑफ करंट रिले विल स्टार्ट टू ऑपरेट एंड दिस वैल्यू ऑफ करंट इज कॉल्ड पिक अप करंट। समझ रहे हो मेरी बात? दिस वैल्यू ऑफ करंट इज कॉल्ड पिक अप करंट, दिस वैल्यू ऑफ करंट इज कॉल्ड पिक अप करंट, दिस वैल्यू ऑफ करंट इज कॉल्ड पिक अप करंट। ये समझ में आ गया आप लोगों को, है ना? दिस वैल्यू ऑफ करंट इज कॉल्ड पिक अप करंट, मतलब इससे अगर ज्यादा रहेगा तो इसका मतलब ये रिले को ये समझ में आ जाएगा, रिले ये मान लेगा कि यहां पे फॉल्ट हुआ है ना? तो दिस इज कॉल्ड पिकअप करंट, याद रखना ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद ऐसा होता है, जैसे अब ये पिकअप करंट का वैल्यू जनरली कितना होता है, तो जो फुल लोड करंट होता है, मतलब जो रेटिंग होता है ना, उससे थोड़ा बहुत कम भी होता है इसका पिकअप वैल्यू का करंट, है ना? क्योंकि मैग्नेटिक इनरश करंट है और कुछ भी हो सकता है, तो पिकअप करंट का वैल्यू आपको ये याद रखना है। पिकअप करंट का वैल्यू, एक्चुअली पिकअप करंट क्या होता है, जिस वैल्यू ऑफ करंट के बाद रिले को ये फील हो जाए कि अब ये फॉल्ट हो गया, ये नॉर्मल सिचुएशन तो नहीं है, ये नॉर्मल सिचुएशन तो नहीं है ना? तो इस चीज को याद रखिएगा। अब आप समझिए एक चीज और, अब आप ये समझिए एक चीज और, हम इस पिकअप करंट को सेट भी कर सकते हैं, कैन बी सेट, है ना? इस पिकअप करंट को सेट भी कर सकते हैं, है ना? जैसे सपोज करो 5 एम्पियर पिकअप करंट है, तो बाय यूज ऑफ करंट सेटिंग, टैपिंग लगा रहता है करंट ट्रांसफार्मर पे, टैपिंग, है ना? तो बाय यूज ऑफ टैपिंग हम लोग इस पिकअप करंट को सेट कर सकते हैं, ठीक है? तो अब इस पिकअप करंट को सेट करने से क्या होगा, तो ओवर करंट रिले में अभी तक बस आप इतना समझिए कि ये पिकअप करंट से ज्यादा होगा तो ये रिले ऑपरेट करने लगेगा। अब देखो, इस पिकअप करंट को हम लोग सेट भी कर सकते हैं। सेट करने से क्या होगा, है ना? तो सेट करने से एक चीज, सेट कैसे करते हैं पहले तो आप ये समझो, सेट कैसे करते हैं। तो हर करंट ट्रांसफार्मर में एक टैपिंग लगा रहता है, ठीक है? तो बाय यूज ऑफ टैपिंग पिकअप करंट को हम लोग चेंज कर सकते हैं, और इसी से एक टर्म रिलेटेड होता है, इसी से एक टर्म रिलेटेड होता है प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर, वो देखिए क्या होता है, ठीक है? प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर, इस पे क्वेश्चन रहेगा। प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर, है ना? प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर क्या होता है वो देखना, हम आपको डायरेक्ट पहले तो हम फॉर्मूला बता रहे हैं, फिर इसके बारे में एनालिसिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर क्या होता है, पीएसएम क्या होता है, दिस इज सेकेंडरी फॉल्ट करंट। सेकेंडरी फॉल्ट करंट मतलब क्या, सेकेंडरी फॉल्ट करंट मतलब एक तो प्राइमरी में लाइन होगा, है ना? करंट ट्रांसफार्मर में अकॉर्डिंग टू टर्न रेशियो सेकेंडरी में कुछ फॉल्ट करंट आएगा ना, तो वो सेकेंडरी फॉल्ट करंट, सेकेंडरी फॉल्ट करंट। अभी एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। डिवाइडेड बाय करंट सेटिंग, डिवाइडेड बाय करंट सेटिंग, डिवाइडेड बाय करंट सेटिंग। देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है ये समझिएगा आप अच्छे से। इस पे क्वेश्चन पूछता है गेट में, मे भी इस बार भी पूछ दे, तो अच्छे से समझिएगा इसको, ठीक है? अब देखो करंट सेटिंग क्या होता है, तो सपोज करिए ये कि एक 500:5 का करंट ट्रांसफार्मर है, 500:5 का करंट ट्रांसफार्मर है, ठीक है? सेकेंडरी साइड में पहले आप सपोज करिए पिकअप करंट हमारे पास था, सपोज करो पिकअप करंट हमारे पास था, सपोज करो पिकअप करंट हमारे पास था 5 एम्पियर, है ना? इनिशियली पिकअप करंट था 5 एम्पियर, है ना? और क्वेश्चन में ऐसे दिया रहेगा कि रिले इज सेट एट 125%, 125%, 80%, कुछ भी दे सकता है, ठीक है? तो 125%, तो रिले इज सेट एट 125%। तो अब जो ये करंट सेटिंग रहेगा, अब इस केस में कितना रहेगा, पहले पिकअप करंट था 5 एम्पियर, क्वेश्चन में क्या है, रिले इज सेट एट 125%, तो करंट सेटिंग रहेगा 5 × 125 डिवाइडेड बाय 100, तो ये कितना रहेगा 6.25, यही रहेगा ना, 6.25 ही रहेगा ना,
हाँ, तो करंट सेटिंग कितना रहेगा 6.25 आ गया ना, तो करंट सेटिंग यहां पे रहेगा करंट सेटिंग इज सिंपली 6.25, करंट सेटिंग इज सिंपली 6.25, करेक्ट है। तो अब जैसे एक एग्जांपल देखो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर पे, तो इसको आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल देखिए जस्ट, है ना, एक एग्जांपल जस्ट हम ले रहे हैं। तो फॉल्ट करंट सपोज करो कहीं पे हो रहा है 1200 एम्पियर, है ना। सीटी जो लगाए हुए हैं हम लोग, सीटी सपोज करो 500:5 लगाए हुए हैं ना, एंड सीटी इज सेट एट सपोज करो 125%, है ना। फाइंड प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर, यहां पे प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर अब क्या होगा, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन, है ना, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन दे सकते हैं। तो अब देखो यहां पे देखिए ये चीज कि इस केस में क्या है, इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं, सिंपल सा सॉल्यूशन है। करंट सेटिंग यहां पे कितना है 125%, है ना। करंट ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड कितना था, करंट पिकअप करंट 5 एम्पियर, है ना। सपोज करो दैट वाज पिकअप करंट 5 एम्पियर वाज पिकअप करंट। हो सकता है क्वेश्चन में आपको दे दे कि पिकअप करंट इनिशियली वाज 5 एम्पियर, है ना, उसका 125% हमको सेट करना है। तो अब अगर देखें तो करंट सेटिंग अगर हम लोग सबसे पहले देखें तो करंट सेटिंग यहां पे कितना रहेगा, करंट सेटिंग यहां पे कितना रहेगा, तो करंट सेटिंग इज इक्वल टू 5 into 125 divided by 100 and this will be equal to 6.25, है ना। फिर उसके बाद फॉल्ट करंट ऑन सेकेंडरी साइड अगर देखें तो कितना रहेगा 1200 डिवाइडेड बाय 500/5, है ना, ऐसा ही रहेगा 1200 डिवाइडेड बाय 500/5। तो इसका मतलब ये कितना रहेगा, ये 12 रहेगा, है ना। IF सेकेंडरी इज 12 एम्पियर। तो इसका मतलब यहां पे देखो, इसका मतलब यहां पे क्या आना चाहिए, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 6.25, दिस विल बी PSM, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। तो इस सब टाइप का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, सिंपल क्वेश्चन आता है ये, है ना, इसको याद रखिएगा आप लोग, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब यहां पे देखिए ऑब्वियसली फॉल्ट करंट अगर ज्यादा होगा, ऑब्वियसली अगर फॉल्ट करंट ज्यादा होगा तो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर ज्यादा होगा, फॉल्ट करंट कम होगा तो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर कम होगा। ये क्वेश्चन था, है ना, एक क्वेश्चन गेट में नहीं पूछा था, शायद बार क्या इसरो में कहीं पे पूछा हुआ था, याद नहीं है कि फॉल्ट करंट ज्यादा होने से प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर पे क्या फर्क पड़ता है, तो इसको याद रखिएगा, है ना। तो ओवर करंट रिले में प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर आप लोग समझ चुके हैं, है ना। एक होता है फिर टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर समझ गए, एक होता है टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग। टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग क्या होता है और उसका मतलब क्या होता है वो थोड़ा सा समझिएगा आप लोग। प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर इज क्लियर टू यू। अब हम लोग देखते हैं ये टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग क्या होता है, ठीक है, समझ, और इसकी जरूरत क्यों पड़ी ये भी हम आपको समझा रहे हैं। सपोज करो हमारे पास ये सिस्टम है, ये लाइन है ना, ये लाइन है, 3 बस है यहाँ पे, ये 3 बस है यहाँ पे जनरेटर लगा हुआ है, यहाँ पे एक रिले है, यहाँ पे एक रिले, यहाँ पे एक रिले। सपोज करिए कि यहां पे फॉल्ट हो गया, यहां पे फॉल्ट हो गया, यहां पे फॉल्ट हो गया, है ना। ये मान लो 1, 2 और 3 रिले है, ऐसे करके। रिले का अगर प्रैक्टिकली देखें ना, आप इंडस्ट्री में जाएंगे ना तो 51, 52 से डिनोट करते हैं, ना, रिले नाम नहीं लिखते हैं, 51, 52 ऐसे करके डिफरेंट रिले का डिफरेंट न्यूमेरिक वैल्यू होता है, ठीक है। तो 51, 52 ऐसे करके, तो ऐसे हम 1, 2, 3 लिख दिया यहां पे। तो अगर आप सोचो कि यहां पे फॉल्ट हो गया, है ना, तो सबसे पहले इसमें कौन सा रिले ऑपरेट होना चाहिए था, सबसे पहले तो ये रिले ऑपरेट होना चाहिए था, है ना। फिर उसके बाद अगर मान लो ये फेल हो गया तो ऐसे तो ये ऑपरेट होना चाहिए था, उसके बाद ही अगर ये रिले काम नहीं किया उसके बाद ही 2 या 1 काम करेगा ना। अगर यहां पे फॉल्ट हुआ तो सबसे पहले तो 3 को ऑपरेट होना चाहिए था, मतलब सबसे कम ऑपरेटिंग टाइम किसका होना चाहिए था, 3 का होना चाहिए था, है ना। उसके बाद 2 का होना चाहिए, उसके बाद 1 का होना चाहिए, ऐसे करके कुछ होना चाहिए, है ना। मतलब हम लोगों को टाइम भी जो है ना सेट करना पड़ेगा, है ना, हम लोगों को टाइम भी सेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑपरेटिंग टाइम यहां पे सबसे कम होना चाहिए, फिर उससे ज्यादा इसको फॉर दिस फॉल्ट, करेक्ट है। तो मतलब टाइम भी हम लोग सेट करते हैं। तो टाइम जो सेट करते हैं हम लोग इन मतलब स्टेप में 0.1 के स्टेप में ये इसको हम लोग चेंज करते हैं ना। तो जैसे 0.1, 0.2 कैसे होता है समझो, इस चीज को हम आपको डायरेक्टली बता रहे हैं, ठीक है। ऐसे होता है कि ऑपरेटिंग टाइम जो होगा, टी ऑपरेटिंग जो होगा, ऑपरेटिंग टाइम ऑफ द रिले, ऑपरेटिंग टाइम ऑफ द रिले इज इक्वल टू
TMS टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग जो हम लोग सेट करेंगे इन स्टेप ऑफ 0.1 होगा, 0.2 होगा, 0.3 होगा, 0.5 होगा, अप टू 0.9, है ना। तो टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग इनटू ऑपरेटिंग टाइम व्हेन TMS इज इक्वल टू 1 और 100%, ठीक है। 1 और 100%, 1 मतलब 100%, ठीक है। 1 मतलब 100%, मतलब ये है ऑपरेटिंग टाइम हम लोग डिसाइड करते हैं बाय द यूज ऑफ TMS टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग, है ना। बाय द यूज ऑफ टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग हम लोग ऑपरेटिंग टाइम डिसाइड करते हैं, है ना। तो क्वेश्चन में दिया रहेगा ये चीज, TMS क्वेश्चन में दिया रहेगा, ऑपरेटिंग टाइम फॉर TMS इक्वल टू 1 आपको दिया रहेगा। TMS 1 कहने का मतलब 100%, ठीक है। TMS इक्वल टू 1 के लिए ऑपरेटिंग टाइम दिया रहेगा, वहां से हम लोग टोटल ऑपरेटिंग टाइम, एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो इस पे एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। इस पे एक एग्जांपल आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। अभी हम लोग ओवर करंट रिले ही देख रहे हैं। ओवर करंट रिले में और भी चीज आता है, जैसे जो है ना इंस्टेंटेनियस रिले है, IDMT है ना। फिर उसके बाद इनवर्स रिले होता है, वेरी इनवर्स रिले होता है, एक्सट्रीमली इनवर्स रिले होता है ना। तो ये सब चीज थ्योरेटिकल चीज है, डिफिनीशन है ये। मतलब जैसे आपको अगर डिफिनीशन तो उतना नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी अगर आपको ये सब डिफिनीशन जानना है तो आप बी राम के बुक से डिफिनीशन देख लीजिएगा, है ना। बी राम के बुक से डिफिनीशन देख लेना जरूरी है, मतलब डिफिनीशन देख लेना आप लोग, है ना। क्योंकि डिफिनीशन हम यहाँ पे बताने लगेंगे ना आपको, तो उसी में 2 घंटा लग जाएगा, है ना। तो थोड़ा बहुत डिफिनीशन ऊपर ऊपर आपसे आप लोग देख लीजिएगा कि सेचुरेशन में अगर मान लो टाइम कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है ना। जैसे IDMT, हम जस्ट एक एग्जांपल बता रहे हैं आपको, है ना। जैसे IDMT रिले है ना, इनवर्स डेफिनिट मिनिमम टाइम, ऐसे करके नाम होता है उसका, IDMT रिले। तो ऐसा होता है, 1 मिनट रुको हम बताएं, मतलब ये चीज याद रखना आप लोग, है ना। तो डिफरेंट टाइप का जो ओवर करंट रिले होता है ना, हम आपको क्या बोल रहे हैं कि बुक से पढ़ लीजिएगा आप लोग, है ना। नाम डिफिनीशन देख लेना, हम एक जस्ट एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। जस्ट एक एग्जांपल देख रहे हैं कि ऐसे पढ़ना है आपको। जैसे मान लो IDMT, और मोस्टली IDMT का ही यूज होता है। जैसे IDMT रिले है, तो IDMT रिले क्या है, इनवर्स डेफिनिट मिनिमम टाइम। तो इनवर्स, शुरू में इनवर्स और फिर उसके बाद डेफिनिट, इनवर्स डेफिनिट मिनिमम टाइम, है ना। तो ये है PSM या फॉल्ट करंट भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, करंट। और ये फिर T है ना। तो शुरुआत में देखें तो इनवर्स रिलेशन, है ना, इनवर्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और उसके बाद कांस्टेंट। तो इनवर्स डेफिनिट मिनिमम टाइम कहने का मतलब यही होता है ना। अच्छा, कांस्टेंट टाइम कैसे आएगा? कांस्टेंट टाइम कहने का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट टाइम मतलब क्या, फ्लक्स कांस्टेंट हो जाना चाहिए, फ्लक्स कांस्टेंट हो जाना चाहिए तभी टॉर्क कांस्टेंट होगा, टॉर्क कांस्टेंट होगा तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा, एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा तो टाइम कांस्टेंट होगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो कहने का ये मतलब है कि जब ये सैचुरेशन में चला जाएगा ना, जब सैचुरेशन में जाएगा मतलब फ्लक्स कांस्टेंट, उसके बाद ही ये जो है ना कांस्टेंट टाइम यहाँ पे मिल सकता है ना, कांस्टेंट टाइम मिल सकता है ना। तो ये सब चीज आप लोग याद रखिएगा, ये सब चीज आप लोग डिफिनीशन में देख लेना, है ना। पूरा अभी हम नहीं बता रहे हैं, है ना, पूरा हम आपको नहीं बता रहे हैं। तो ये सब चीज डिफिनीशन से आप लोग देख लीजिएगा, बुक से अभी देख लेना, है ना। ये वीडियो जैसे देख रहे हो आप, पॉज करना यहाँ पे, और 3-4 जो रिले होता है ना उसको डिफिनीशन ऊपर देख लेना। अगर नहीं, बुक अगर अवेलेबल नहीं है आपके पास तो नेट से ही देख लीजिएगा, है ना। तो ये सब चीज याद रखना आप लोग। एक एग्जांपल देखो, रिजल्ट देखो, रिजल्ट लाना इंपॉर्टेंट है ना। तो अगर हम नहीं आपको यहाँ पे बहुत डिटेल में बता सकते तो हम आपको सोर्स बता दे रहे हैं जहां से आप लोग पढ़ेंगे, है ना। तो या तो बी राम की बुक आती है या फिर विकिपीडिया या कहीं से देखना, है ना, नेट से ही देख लेना। अब देखो एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर और टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग पे। प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर और टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग पे एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो ये क्वेश्चन देखो, है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपको TMS और PSM के बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। डिटरमिन द टाइम ऑफ ऑपरेशन ऑफ ए रिले 5 एम्पियर 2.2 सेकेंड, ये इसका रेटिंग है, एंड हैविंग रिले सेटिंग ऑफ 125%, करेक्ट है। सेटिंग, करंट सेटिंग इज 125% एंड TMS इज इक्वल टू 0.6, टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग इज 0.6 एंड इट इज कनेक्टेड टू ए सप्लाई सर्किट थ्रू ए CT ऑफ 400/5 रेशियो। ये जो CT का रेशियो है 400/5 रेशियो है ना। द फॉल्ट करंट इज 4000 एम्पियर। आप यहां पे देख रहे हैं कि ऑपरेटिंग टाइम वर्सेस PSM यहां पे दिया हुआ है फॉर
फॉर TMS इक्वल टू 1, है ना, फॉर TMS इक्वल टू 1। अगर ये नहीं भी लिखा रहता है TMS इक्वल टू 1 तो भी आप समझते TMS इक्वल टू 1 है, ये 1 के लिए ये ग्राफ दिया हुआ है ना। अगर नहीं भी रहता TMS का वैल्यू तो भी आप यहाँ पे 1 ही समझते। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आप लोग ये देखिए कि इस केस में क्या होना चाहिए। सबसे पहले देखो PSM अगर हम लोग निकाल लें तो यहाँ पे ऑपरेटिंग टाइम यहाँ पे पता चल जाएगा फॉर TMS इक्वल टू 1, है ना। तो सबसे पहले तो हम लोग को PSM निकालना चाहिए ना। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या पता करेंगे, PSM। अब PSM कैसे पता करें भाई, तो फॉल्ट करंट जो है IF अगर आप क्वेश्चन में देखें तो कितना है 4000 एम्पियर, है ना। तो IF सेकेंडरी अगर देखें हम लोग तो IF सेकेंडरी इक्वल टू कितना रहेगा 4000 डिवाइडेड बाय 400/5, है ना, CT टर्न रेशियो के हिसाब से यही तो होगा ना, CT सेकेंडरी साइड में करंट, ठीक है। तो इसका मतलब ये कितना रहेगा, ये इसका मतलब ये कितना रहेगा 500, है ना। इसका मतलब ये 500 रहा। अब उसके बाद अगर हम लोग ये देखें, अब अगर आप उसकी, ये सही है ना 400/80, ठीक है, तो ये 500 या 50 रहेगा ये, हाँ 500 ही रहेगा, एक सेकेंड 50 रहेगा ये, सॉरी ये रहेगा 50, ये 50 रहेगा, ये 10 रहेगा, है ना। तो 50 रहा IF सेकेंडरी। अब करंट सेटिंग क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, करंट सेटिंग इज 125%, है ना। करंट सेटिंग क्वेश्चन में 125 दिया हुआ है, देखना आप क्वेश्चन, करंट सेटिंग इज 125 एम्पियर, 5 एम्पियर था यहाँ पे, तो करंट सेटिंग यहाँ पे कितना रहेगा 5 इंटू 125 डिवाइडेड बाय 100, तो ये कितना रहेगा 6.25। तो अब यहाँ पे प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर कितना रहेगा, PSM यहाँ पे कितना रहेगा, तो PSM यहाँ पे रहेगा 50 डिवाइडेड बाय 6.25, 50 डिवाइडेड बाय 6.25, तो ये कितना रहेगा 8 इंटू 6 48, है ना। तो ये 8 रहेगा, ठीक है, ये 8 रहेगा, PSM इज इक्वल टू 8, यही आएगा ना। एक मिनट देख लो, मतलब वीडियो में होता है ना कॉन्फिडेंस, एक मिनट, 500 डिवाइडेड बाय 6.25 इज 8, है ना। देखो कैसा कैसा कैलकुलेशन करना पड़ता है कैलकुलेटर से। तो ये 8 आ गया। अब अगर देखें PSM इक्वल टू 8 आ गया। अब अगर यहां पे देखें तो 8 PSM के लिए अगर आप देखेंगे यहां पे, तो 8 PSM जब ये 8 है ना, तो उसके लिए टाइम ऑफ ऑपरेशन कितना है फॉर TMS इक्वल टू 1। तो 8 के लिए अगर आप यहां पे नोटिस करें तो 8 के लिए है इधर, ये कितना है 3, है ना। 8 के लिए 3 है टाइम ऑफ ऑपरेशन, तो T ऑपरेशन इज इक्वल टू 3 फॉर TMS इक्वल टू 1। TMS इक्वल टू 1 के लिए T ऑपरेशन यहाँ पे 3 है। तो TMS क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में TMS दिया हुआ है 0.6, क्वेश्चन में TMS दिया हुआ है 0.6। क्वेश्चन में जब TMS 0.6 दिया हुआ है तो टोटल ऑपरेटिंग टाइम यहाँ पे कितना होना चाहिए, टोटल ऑपरेटिंग टाइम यहाँ पे कितना होना चाहिए, तो टोटल ऑपरेटिंग टाइम इज इक्वल टू TMS, तो TMS 0.6 है इनटू टाइम ऑफ ऑपरेशन विथ TMS इक्वल टू 1, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं फॉर्मूला में, तो इनटू 3, तो दिस टाइम विल बी 1.8 सेकेंड। समझ गए ये। तो ऐसा ही क्वेश्चन हो सकता है कि पूछे आप लोगों से। तो ऐसे TMS और TSM, मतलब PSM और TMS पे ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। तो इसको आप समझ गए होंगे, अच्छे से समझना है ना, इन सब पे क्वेश्चन रहेगा। और क्योंकि जो चीज अभी हम पढ़ा रहे हैं तो 100% आपको समझना है ना, 100%। जो ना समझ में आए तो मेरे से पूछना आप टेलीग्राम ग्रुप पे, है ना, टेलीग्राम ग्रुप पे, और कमेंट में भी पूछ सकते हो, जहां मर्जी वहां पे पूछना, है ना। तो ये हो गया। तो PSM और TMS के बारे में आपको समझ में आ गया है, आपको समझ में आ गया फॉर ओवर करंट रिले। पहले ही हम आपको बता चुके हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओवर करंट रिले होता है, जो डिफिनीशन सब आप एक बार देख लीजिएगा, उससे तो समझ में आ जाएगा आपको, है ना। डिफिनीशन या तो बुक से देखना या फिर आप विकिपीडिया या नेट से कहीं से भी देख सकते हो। अब हम लोग देखते हैं ओवर करंट रिले में ही डायरेक्शनल ओवर करंट रिले, ठीक है। डायरेक्शनल ओवर करंट रिले बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछता है डायरेक्शनल ओवर करंट। तो उसको हम एक एग्जांपल से ही समझाना चाह रहे हैं आपको। डायरेक्शनल ओवर करंट रिले, डायरेक्शनल ओवर करंट रिले, डायरेक्शनल ओवर करंट रिले। देखो क्या होता है, कैसे समझना है इसको, तो बढ़िया से समझो आप क्या होता है, कैसा होता है,
आपको समझ में आना चाहिए। सपोज करो ये हमारे पास एक रेडियल सिस्टम है ना, रेडियल सिस्टम है, दोनों साइड से सोर्स लगा हुआ है ना, यहां पे लोड है, यहां पे लोड है, स्टैटिक लोड है ना, स्टैटिक लोड है। स्टैटिक लोड मतलब कोई जनरेटिंग वाला पार्ट नहीं है, मोटर वोटर नहीं है ना, रोटेटिंग वाला पार्ट नहीं है ना, तो ये स्टैटिक लोड है। यहां पे रिले होगा, यहां पे ये R1 सपोज करो, यहां पे होगा एक, यहां पे होगा, यहां पे होगा, है ना, ये रिले, ऐसा रिले। R1 सपोज करिए, दिस इज R2, दिस इज R3 एंड दिस इज R4। अब यहां पे बात आती है कि डायरेक्शनल रिले कहां लगाना है, नॉन डायरेक्शनल रिले कहां लगाना है। एक्चुअली देखो, हर जगह हम डायरेक्शनल ही लगा देते हैं, क्योंकि डायरेक्शनल में आपको पता है कि इस डायरेक्शन में जाएगा तो रिले काम करेगा, इस डायरेक्शन में करंट का वैल्यू कुछ एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा होगा तो रिले सेंसिंग सिग्नल भेज देगा, है ना। तो एक्चुअली में क्या होता है, जो नॉन डायरेक्शनल रिले होता है ना, वो डायरेक्शनल रिले से थोड़ा सा सस्ता होता है ना, चीप होता है। वो चीप कहने का मतलब मनी वाइज हम बोल रहे हैं ना, चीप होता है वो, है ना। तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग जो है ना नॉन डायरेक्शनल रिले लगाए। तो जहां पे अर्जेंसी होती है ना, वहीं पे हम लोग डायरेक्शनल रिले लगाते हैं ड्यू टू कॉस्ट, है ना। तो अब देखो, जैसे आप सपोज करो, कैसे आप कोई क्वेश्चन अगर आएगा तो आप कैसे पता करेंगे कि कहां डायरेक्शनल रहना चाहिए, कहां नॉन डायरेक्शनल रहना चाहिए, है ना, कहां डायरेक्शनल रिले रहना चाहिए, कहां नॉन डायरेक्शनल रिले रहना चाहिए। तो उसके लिए देखो, आप ऐसे देखो, नॉर्मली क्या हो रहा होगा, नॉर्मली ऐसा हो रहा होगा ना कि यहां से करंट गया इस लोड में, यहां से करंट आया इस लोड में, है ना, ऐसा होगा। तो मतलब इन दोनों में करंट का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए, इन दोनों में करंट का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए। ग्रीन से हम शो कर रहे हैं, है ना। अब आप ये सपोज करो, अब आप ये सपोज करिए कि यहां पे फॉल्ट हो गया, सपोज करो यहां पे फॉल्ट हो गया, है ना, सपोज करो IF1 यहां पे हो गया। अब इस केस में क्या होगा, एक चीज याद रखना, जब भी जहां पे फॉल्ट होता है ना, तो जितना भी जनरेटर वोनेटर है सब मिला के फॉल्ट में ही करंट देगा, ठीक है। तो अब यहां पे क्या होगा, यहां से करंट ऐसे जाएगा, इसमें इधर आ जाएगा, यहां से करंट ऐसे जाएगा, इसमें इधर आ जाएगा, है ना। तो अब जरा सा अगर नोटिस करें तो इस R3 के बारे में सोचो, आप इस R3 के बारे में सोचो। पहले करंट का डायरेक्शन ऐसा था, इस डायरेक्शन में ग्रीन से हम शो कर रहे हैं, और बाद में करंट का डायरेक्शन कैसा हो गया, इस डायरेक्शन में हो गया, है ना। जैसे G1 है और ये G2 है, तो G1 से G2 की तरफ हो गया, इस डायरेक्शन में हो गया करंट का डायरेक्शन इन R3, है ना। तो करंट का डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है ना। तो अगर इस डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में था, तो कोई फॉल्ट नहीं था, लोड में करंट सप्लाई कर रहा था। लेकिन करंट का डायरेक्शन जैसे ही ऐसा हो गया तो इसका मतलब फॉल्ट हो गया, है ना। इसको रिले को सेंस करना चाहिए कि फॉल्ट है। करंट का डायरेक्शन जैसे ही चेंज हुआ तो मतलब ऐसा है, यहाँ पे एक ऐसा रिले लगाएंगे, यहाँ पे एक ऐसा रिले लगाएंगे जो कि इस डायरेक्शन में करंट के लिए काम करे, है ना। तो क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट के लिए काम कर रहा है, इसलिए R3 पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक डायरेक्शनल रिले लगाना पड़ेगा। समझ गए ये चीज। सिमिलरली अगर R4 के बारे में सोचो, आप अगर R4 के बारे में आप सोचो तो R4 में क्या है, R4 में क्या है, फॉल्ट से पहले भी करंट का डायरेक्शन इधर से इधर, फॉल्ट के बाद भी करंट का डायरेक्शन इधर से इधर। तो यहां पे नॉन डायरेक्शनल रिले लगा देंगे हम लोग, है ना, यहाँ पे नॉन डायरेक्शनल रिले लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नॉन डायरेक्शनल को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों डायरेक्शनल में काम करेगा, ठीक है। और डायरेक्शनल रिले को हम एक एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नॉन डायरेक्शनल रिले लगाएंगे, यहाँ पे R4 जो होगा वो नॉन डायरेक्शनल होना चाहिए। समझ में आ गया क्यों, कैसे होना चाहिए नॉन डायरेक्शनल, क्योंकि करंट का डायरेक्शन तो एक ही है इसमें, है कि नहीं। सिमिलरली इतना आपको क्लियर है ना। अब हम लोग देखते हैं कि अगर ये ठीक है, समझ में आ ही रहा होगा, अलग अलग कलर से हम शो कर रहे हैं। अब अगर आप समझो, अगर आप ये समझिए कि इसमें फॉल्ट हो गया, अगर यहां पे फॉल्ट हो गया तो क्या होना चाहिए, है ना। हम फिर से आपको बता रहे हैं, फिर से डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। सपोज करो इस टाइप का है, ऐसा है ना, दिस इज G1, दिस इज G2, और यहां पे समझो आप, ये क्या है, R1 है, ये R2 है, यहां पे R3 हो गया, यहां पे R4 हो गया। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि ये जो है ना रिले डायरेक्शनल रिले होना चाहिए R3 पे, और R4 पे क्या होना चाहिए, नॉन डायरेक्शनल। R3 पे
नॉन डायरेक्शनल होना चाहिए, ठीक है, ये तो आप समझ गए। सिमिलरली दूसरा केस अगर सपोज करो आप, और यहां पे ऑब्वियसली लोड लगा हुआ था, है ना। अब अगर दूसरा केस आप कंसीडर करें, सपोज करो यहां पे फॉल्ट हो रहा है ना, यहां पे फॉल्ट हो रहा है, यहां पे फॉल्ट हो रहा है। अब इस केस में क्या होगा भाई, अब इस केस में ये होगा ना कि जो है ना करंट का डायरेक्शन इधर से इधर इसमें आ जाएगा, और इसमें ये भी सोर्स करंट इधर से भेजेगा, है ना। अब इस केस में क्या होगा, तो अब इस केस में ऐसा होगा, अब इस केस में ऐसा होगा कि R2 में करंट का डायरेक्शन पहले कैसा होना चाहिए, R2 में करंट का डायरेक्शन पहले तो ऐसा, जैसे लोड अगर ऐसा है, लोड अगर यहां पे है, तो R2 में करंट का डायरेक्शन पहले तो G1 से ऐसे लोड की तरफ जाना चाहिए, है ना। लेकिन R2 में ड्यूरिंग फॉल्ट क्या हो रहा है, करंट का डायरेक्शन ऐसा हो रहा है, R2 में ड्यूरिंग फॉल्ट करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जा रहा है ना। लेकिन R1 में रिवर्स नहीं हो रहा है, R1 में भी देखें तो पहले इधर से G1 से इधर ही जा रहा है कि नहीं। मतलब पहले फॉल्ट से पहले भी करंट R1 में करंट का डायरेक्शन सेम ही था, कॉपी पे करना, आप समझ में आ जाएगा आपको, है ना। तो अब इसका मतलब ये है कि क्योंकि R2 में डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो जा रहा है ड्यूरिंग फॉल्ट, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक डायरेक्शनल रिले लगाएंगे, मतलब जो R2 रहेगा वो डायरेक्शनल रिले रहेगा, समझ रहे हो मेरी बात। और क्योंकि R1 में करंट का डायरेक्शन नहीं चेंज हुआ ड्यूरिंग फॉल्ट कंडीशन ऑल्सो, तो यहां पे हम लोग नॉन डायरेक्शनल रिले लगाएंगे। मतलब जहां पे करंट का डायरेक्शन चेंज हो सकता है ड्यूरिंग फॉल्ट कंडीशन, जहां पे भी करंट का डायरेक्शन चेंज हो सकता है ड्यूरिंग फॉल्ट कंडीशन, वहां पे हम लोग कौन सा लगाएंगे, वहां पे डायरेक्शनल रिले लगाएंगे। और जहां पे करंट का डायरेक्शन नहीं चेंज हो सकता है ड्यूरिंग फॉल्ट कंडीशन भी, प्रीवियस जैसा ही रहे डायरेक्शन, तो वहां पे नॉन डायरेक्शनल रिले लगाएंगे। प्रैक्टिकली ऐसा होता है, प्रैक्टिकली ऐसा होता है इन मोस्ट ऑफ द केस, इन मोस्ट ऑफ द केस, ठीक है। जो सोर्स एंड होता है ना, सोर्स एंड, जैसे यहां पे आप देखे हैं तो G1 और G2 की तरफ जैसे R4 है और R1 है ना, तो यहां पे नॉन डायरेक्शनल रिले लगाए हुए हैं हम लोग, है ना। और फिर बीच में कहीं पे डायरेक्शनल रिले लगाया जाता है ना, प्रैक्टिकली हम आपको बता रहे हैं। लेकिन ये भी हमेशा सच नहीं होता है, केस होता है अलग अलग, है ना। लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में आप इस चीज को याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्शनल रिले पे भी क्वेश्चन आता है गेट में, आप लोगों से पूछा जाता है कि भाई कहां पे डायरेक्शनल रिले है, कहां पे नॉन डायरेक्शनल रिले लगाएंगे, तो इन सब टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। तो ओवर करंट रिले में आपसे PSM TMS, है ना, और फिर उसके बाद डायरेक्शनल रिले कहां कहां प्लेस करेंगे, इन सब टाइप का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है ना। तो ओवर करंट रिले इतना ही है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओवर करंट रिले, जैसे IDMT है ना, फिर उसके बाद एक्सट्रीमली इनवर्स है। तो इन सब चीज को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। और पढ़ना उसके बारे में, डिफिनेशन थोड़ा पढ़ना, हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल अप्रोच से बता रहे हैं आपको, ठीक है। हम आपको क्रिस्प टू द पॉइंट बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां कहां क्या रिक्वायरमेंट है ना। तो ओवर करंट रिले में बेसिकली इतना ही है, इसी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थोड़ा बहुत क्वेश्चन जो हम आपको बोले हैं पढ़ने के लिए, जो डिफिनीशन, वहां से भी पूछा जा सकता है कि मिनिमम टाइम के लिए हम लोग क्या चाहेंगे, ट्रांसफॉर्मर सैचुरेट रहे या क्या रहे, है ना। अगर इनवर्स रिलेशन है, मतलब टाइम ऑफ ऑपरेशन विथ रिस्पेक्ट टू फॉल्ट करंट, ऑब्वियसली अगर फॉल्ट करंट ज्यादा होगा तो टाइम ऑफ ऑपरेशन कम होना चाहिए, है ना। तो अगर इनवर्स रिलेशन है तो हम लोग क्या चाहेंगे, ट्रांसफॉर्मर किस रीजन में काम करना चाहिए, है ना। तो ये सब चीज जो होता है ना डिफिनीशन, वो थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग, है ना। बार बार बोल रहे हैं, जब पढ़ ही रहे तो कंप्लीट ही पढ़ लेना, थोड़ा हम करें थोड़ा आप करो, दोनों मिलके टॉप कर लेंगे, है ना। समझ, उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया ओवर करंट रिले। अब हम लोगों को देखो जो सिलेबस में यही सब है, ओवर करंट रिले, डिफरेंशियल रिले, डिस्टेंस रिले, है ना। ये सब चीज इतना है ये रिले में, ठीक है। उसके बाद सर्किट ब्रेकर। तो अभी हम लोग देखेंगे, अब हम लोग डिफरेंशियल रिले, डिफरेंशियल रिले देखते हैं हम लोग, है ना। ये क्लियर है आप लोगों का। तो डिफरेंशियल रिले, डिफरेंशियल रिले, है ना, इस पे भी क्वेश्चन पूछता है और देखते हैं जितना वेरिएशन हो सकता है। अभी हम लोग देख रहे हैं एक्चुअली डिफरेंशियल रिले का मतलब क्या होता है, नाम से क्लियर है, डिफरेंस ये मेजर करेगा, है ना। डिफरेंस ये मेजर करेगा, कैसे, समझो इस चीज को। सपोज करिए हमारे पास कोई ये इक्विपमेंट है या वाइंडिंग है या कुछ भी है, इसको हमको प्रोटेक्ट करना है ना। अल्टरनेटर का वाइंडिंग हो सकता है या ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग हो सकता है या कुछ भी, है ना, ये है, इसको हमको प्रोटेक्ट करना है। अब दोनों साइड, दिस इज CT, दिस इज CT, है ना।
और इन दोनों में करंट को हम लोग मेजर करेंगे, है ना, दोनों में करंट को मेजर करेंगे। कैसे? डिफरेंशियल रिले का मतलब क्या होता है अभी आपको समझ में आ जाएगा, है ना। सपोज करो ये CT1 है, दिस इज CT1, दिस इज CT2। करंट ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं हम लोग, है ना। तो इस इक्विपमेंट को हमको प्रोटेक्ट करना है। ये सपोज करो यहाँ पे डॉट और यहाँ पे डॉट, है ना। डॉट कन्वेंशन शायद ट्रांसफार्मर में आप लोगों को आता होगा, हम ये मान के चलते हैं, ठीक है। ऐसा होता है ना डॉट कन्वेंशन की, अगर एक डॉट में करंट जा रहा है तो दूसरे डॉट से करंट वापस आना चाहिए, ठीक है। तभी जो लेंज लॉ को फॉलो करेगा, तभी फ्लक्स अपोजिट क्रिएट होगा, है ना। तो एक डॉट में अगर करंट जाता है तो दूसरे डॉट से बाहर आना चाहिए। हमको इस इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करना है, समझ रहे हैं मेरी बात। यहां पे एक होता है रिले ऑपरेटिंग कॉइल, ठीक है, रिले ऑपरेटिंग कॉइल। रिले ऑपरेटिंग कॉइल मतलब इसमें जो करंट होगा इसी को मेजर करके ये रिले जो है ना ये गेस करेगा कि फॉल्ट हुआ है या नहीं हुआ है, इसी में करंट को मेजर करके, ठीक है। रिले ऑपरेटिंग कॉइल है ना, इसी में करंट को मेजर करके। अब सपोज करिए ये दोनों ट्रांसफार्मर एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम है ना। तो सपोज करो ये टर्न रेशियो यहाँ पे n:1 है, यहाँ पे भी n:1 है, सेम है टर्न रेशियो, सब कुछ एग्जैक्टली सेम है। अब अगर मान लो कि यहाँ पे ये लाइन है हमारे पास और एक्सटर्नल में कहीं पे फॉल्ट हुआ, यहाँ पे सपोज करो कोई फॉल्ट हुआ, है ना, यहाँ पे कोई फॉल्ट हुआ, तो ये यहाँ से इस पूरे लाइन में तो करंट सेम ही रहेगा, पूरे लाइन में तो करंट सेम ही रहेगा। मतलब ऐसा है, सपोज करो यहाँ पे IF यहाँ से फ्लो हो रहा है, यहाँ से फॉल्ट करंट फ्लो हो रहा है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन समझना, क्वेश्चन पूछता है आप लोगों से ये चीज। इस डॉट में करंट अगर इधर जा रहा है तो इस डॉट में करंट बाहर जाना चाहिए, है ना। एक डॉट में करंट अंदर, अगर एक डॉट में जा रहा है करंट तो दूसरे डॉट से बाहर जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, है ना। दो डॉट में अगर करंट इंटर करेगा तो फ्लक्स ऐड होता है ना, और ऐड वाला नेचर लेंज लॉ के रूल के अगेंस्ट है, ठीक है। तो एक डॉट में अगर करंट जाएगा तो दूसरे डॉट से बाहर आएगा, तो इसका मतलब वो लेंज लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। दूसरे करंट की वजह से जो फ्लक्स होगा वो पहले करंट की वजह से जो फ्लक्स होगा उसका अपोज करना चाहिए, समझ रहे हो मेरी बात। तो अगर इसमें करंट IF जा रहा है तो इसमें करंट सपोज करो I1 मतलब इससे करंट बाहर I1 जा रहा है। सिमिलरली इसमें भी IF जा रहा है, इसमें भी IF जा रहा है, तो अगर इसमें करंट IF जा रहा है तो इसमें सपोज करो करंट I2 बाहर जा रहा है। और ऑब्वियसली क्योंकि दोनों ट्रांसफार्मर सेम है तो I1 इज इक्वल टू I2 होना चाहिए, है ना। मतलब I1 इक्वल टू क्या होगा, IF बाय K, है ना, और I2 क्या होगा, IF बाय K, N मतलब टर्न रेशियो N है ना, तो IF बाय N, और इसमें क्या होगा IF बाय N, करेक्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसमें सपोज करो करंट बाहर की डायरेक्शन में जा रहा है तो इधर ये अंदर की डायरेक्शन में जाएगा, है ना। मतलब यहां पे देखो अब इसमें करंट कितना रहेगा, इसमें करंट कितना रहेगा, तो इसमें करंट रहेगा I1 माइनस I2, इसमें करंट रहेगा I1 माइनस I2, मतलब अगर यहां से I2 बाहर जा रहा है तो यहां से I2 अंदर जाना चाहिए ना, है ना। तो ये I1 इधर से जा रहा है यहाँ पे और इधर I2 चला गया, ये I2 है एंड दिस इज I1, ठीक है। ये I2 इधर और ये I1 है ना। तो अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अब हम इसको थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं अच्छे से, शायद नहीं ये दिख रहा होगा शायद आपको, है ना। I2 इधर जा रहा है, ये I2 है और इसमें I1 है इधर, है ना, इसमें I1 है इधर। तो इसमें जो करंट रहेगा वो I1 माइनस I2 रहेगा, और I1 माइनस I2 यहाँ पे क्या है, IF बाय K माइनस IF बाय K एंड दिस इज इक्वल टू 0। मतलब ऐसा है कि इसके एक्सटर्नल कहीं पे फॉल्ट हो रहा है तो ये डिफरेंशियल रिले जो है ना, ऐसा बोल सकते हैं कि डिफरेंशियल रिले जो है ना एक्सटर्नल फॉल्ट के लिए काम नहीं करता है कि नहीं। डिफरेंशियल रिले एक्सटर्नल फॉल्ट के लिए यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, समझ रहे हैं मेरी बात। तो इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा आप लोग, है ना, कि अगर इस मतलब जैसे ये देखो यहाँ इस ट्रांसफार्मर CT के बाहर अगर कोई फॉल्ट हो रहा है तो उस केस में यहाँ पे रिले ऑपरेटिंग कॉइल में 0 करंट है, मतलब इसको लगेगा ही कि नहीं कि फॉल्ट हुआ है कहीं पे, समझ रहे हो मेरी बात। अगर आप सपोज करो इस लिमिट ये जो CT1 और CT2 के बीच में कहीं पे फॉल्ट हो जा रहा है तो अब क्या होगा वो देखिए आप, है ना, ये क्लियर है। अब CT1 और CT2 के बीच में फॉल्ट हो जाए तो क्या होगा, जैसे सपोज करो ऐसा है, ये इक्विपमेंट है जिसको हमको प्रोटेक्ट करना है, ऐसा
इस टाइप का है ना, ये रिले ऑपरेटिंग कॉइल यहां पे था, दिस इज रिले ऑपरेटिंग कॉइल। सपोज करो ये एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ, ये डॉट है और फिर यहाँ पे डॉट है, सेकेंडरी साइड भी है ना, ऐसा करके कुछ है। अब आप सपोज करो कि यहाँ पे कहीं पे फॉल्ट हो रहा है, यहाँ पे सपोज करो कहीं पे फॉल्ट हो रहा है ना, तो ऑब्वियसली यहाँ का करंट है ना और यहाँ का करंट अलग अलग होगा, है कि नहीं, क्योंकि कुछ करंट तो इस यहां से जा रहा है तो इसमें करंट आ गया और कुछ इधर चला जाएगा। सपोज करो इस टाइप का हो रहा है, सपोज करो वाइंडिंग के बीच में कहीं पे फॉल्ट हो जा रहा है ना, वाइंडिंग के बीच में कहीं पे फॉल्ट हो जा रहा है, वाइंडिंग के बीच में कहीं पे फॉल्ट हो रहा है, यहाँ पे कहीं पे फॉल्ट हो जा रहा है, यहाँ पे कहीं पे फॉल्ट हो जा रहा है ना, तो ये करंट और ये करंट सेम नहीं रहेगा इस केस में, है ना, ये दोनों करंट सेम नहीं रहेगा इस केस में। अब कैसा होगा, क्या होगा, है ना, तो सपोज करो यहां पे करंट है I1, इस साइड जो करंट जा रहा था I1 है और यहां पे सपोज करो करंट I2 है ना, वाइंडिंग के बीच में कहीं पे फॉल्ट हो रहा है ना, वाइंडिंग के बीच में कहीं पे फॉल्ट हो रहा है, तो यहां पे सपोज करो करंट I1 है और इस साइड सपोज करो करंट I2 है फॉल्ट के बाद, है ना। तो क्योंकि सेम मेथड अभी लगाएंगे हम लोग, अगर इसमें करंट डॉट में करंट जा रहा है तो इस डॉट से करंट बाहर जाना चाहिए, तो सपोज करो I1 डैश है ना। सिमिलरली इस डॉट में करंट इधर जा रहा है तो इसमें डॉट से करंट बाहर जाना चाहिए, तो ये सपोज करो I2 डैश है। तो अगर इससे बाहर की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में I2 डैश है, मतलब यहाँ पे इसमें ऊपर की डायरेक्शन एक से अगर बाहर जा रहा है तो दूसरे से अंदर जाना चाहिए, तो I2 डैश इस डायरेक्शन में होगा, है ना। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे I1 डैश माइनस I2 डैश रहेगा, है ना, ऐसा है। तो अब जब वाइंडिंग के बीच में कहीं पे फॉल्ट हो रहा है तो अब उस केस में क्या हो रहा है कि रिले ऑपरेटिंग कॉइल में कुछ करंट जा रहा है ना, रिले ऑपरेटिंग कॉइल में कुछ करंट जा रहा है, एंड इफ द वैल्यू ऑफ दिस करंट इज ग्रेटर देन द पिकअप करंट, पिकअप करंट क्या होता है जैसा कि हम आपको बता चुके पहले ही, है ना, एंड इफ द वैल्यू ऑफ दिस करंट इज ग्रेटर देन द पिकअप करंट, तो इसका मतलब ये रिले ऑपरेट करेगा, ये रिले ऑपरेट करेगा, तो रिले विल ऑपरेट इन दिस सिचुएशन, रिले विल ऑपरेट, है ना, रिले विल ऑपरेट। तो कहने का ये मतलब है क्योंकि ये इतने यूनिट को ही प्रोटेक्ट कर रहा है, इतने ही यूनिट को प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है, यहां से यहां तक, जैसा कि अभी ऊपर वाले डायग्राम से हम देख चुके हैं कि अगर बाहर में फॉल्ट होता था तो यहाँ पे रिले ऑपरेटिंग कॉइल में 0 करंट था, ठीक है, तो इसका मतलब बाहर के फॉल्ट के अगेंस्ट ये प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है। तो क्योंकि इतने ही दूर के एलिमेंट को ये प्रोटेक्ट कर रहा है, इतने ही दूर के यूनिट को प्रोटेक्ट कर रहा है, इसीलिए दिस टाइप ऑफ रिले इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिट प्रोटेक्शन, यूनिट प्रोटेक्शन, है ना, क्योंकि इतने ही दूर के रिले को ये प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब समझो आप, है ना, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया, है ना। अब यहां पे एक बात आती है, हम फिर से बना रहे हैं ये डिफरेंशियल रिले, फिर से बना रहे हैं हम, है ना, तो इस चीज को नोटिस करना। अब देखना, अब डिफरेंशियल रिले हम फिर से एक बार बना रहे हैं, तो यहां से आपको आइडिया और भी अच्छे चीज का लगेगा। सपोज करो इस वाइंडिंग को हमको प्रोटेक्ट करना है, इस वाइंडिंग को हमको प्रोटेक्ट करना है, यहां पे ट्रांसफॉर्मर ऐसा करके कुछ, और यहां पे दिस इज रिले ऑपरेटिंग कॉइल, दिस इज रिले ऑपरेटिंग कॉइल। अब ऐसा है कि देखो सपोज करो ये n:1 है, ये भी n:1 है, ऐसा करके कुछ है ना। आप ये मान लीजिए जैसे अभी तो देखो जब कोई फॉल्ट नहीं हो रहा है ना, जब कोई फॉल्ट नहीं हो रहा है तो क्योंकि ये दोनों ट्रांसफॉर्मर एग्जैक्टली सेम है, तो जब फॉल्ट नहीं हो रहा होगा तो जितना करंट यहां पे रहेगा उतना ही करंट यहां पे रहेगा, ठीक है। ऊपर से जैसे अभी हम जैसा बता चुके हैं ना, वहां से करंट का डायरेक्शन हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है, याद रखना करंट का डायरेक्शन पूछा जाता है गेट में, इनफैक्ट पूछा हुआ भी है ना। तो अब जब फॉल्ट नहीं हो रहा है तो ये दोनों करंट सेम होना चाहिए, ये दोनों करंट सेम होना चाहिए, अगर ये I1 है और ये I2 है तो ये दोनों करंट सेम होना चाहिए, फॉल्ट नहीं हो रहा है तो। लेकिन पता है क्या होता है कभी कभी कि फॉर हाई वैल्यू ऑफ करंट कोई एक ट्रांसफॉर्मर सैचुरेट कर गया, माल ऑपरेशन हो गया, है कि नहीं, कोई एक ट्रांसफॉर्मर ये सैचुरेट हो गया तो उस टाइम में तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कभी मैग्नेटिक इनरश करंट ज्यादा हो गया ना, तो उस टाइम में कोई एक ट्रांसफॉर्मर सपोज करो सैचुरेट हो गया, है ना। अब इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग री स्ट्रेनिंग कॉइल लगाते हैं, इससे बचने के लिए हम लोग री स्ट्रेनिंग कॉइल लगाते हैं।
तो री स्ट्रेनिंग कॉइल कैसे लगाते हैं, क्या होता है वो देखिए आप बढ़िया से, है ना। अच्छा एक चीज हम बता दें, ये सब जो होता है ना इसको हम लोग बोलते हैं पायलट वायर। दिस इज पायलट वायर। जनरली कम रेसिस्टेंस का होता है और कॉपर का बना होता है ना, कॉपर का बना होता है, कम रेसिस्टेंस का होता है और ये कॉपर का बना होता है ना, याद रखना ये चीज। अब देखो टू अवॉइड माल ऑपरेशन ऑफ वन ऑफ द ट्रांसफार्मर, है ना, कि सैचुरेट हो गया और उसके अगेंस्ट भी अगर हम चाहते हैं कि इस डिफरेंशियल रिले को काम करें तो हम लोग क्या करते हैं, री स्ट्रेनिंग कॉइल लगाते हैं, ठीक है। अब री स्ट्रेनिंग कॉइल कैसा रहता है, क्या होता है वो देखना। जैसे ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है, या कोई वाइंडिंग है जिसको हमको प्रोटेक्ट करना है ना। ये इधर सपोज करो ये n:1 है, ये भी n:1 है, ऐसा है ना। यहां पे एक री स्ट्रेनिंग कॉइल भी लगता है। री स्ट्रेनिंग कॉइल समझ, जितना हम बता रहे हैं ना उतना समझना, ज्यादा बुद्धि मत लगाना आप लोग, है ना। जहां पे जरूरत होगा वो चीज हम आपको बता देंगे कि वो पढ़ लेना आप लोग, है ना, ऐसा है। फिर उसके बाद सपोज करो NR/2 इधर है और री स्ट्रेनिंग कॉइल, दिस इज कॉल्ड री स्ट्रेनिंग कॉइल। री स्ट्रेनिंग कॉइल, री स्ट्रेनिंग फोर्स था ना, याद है आप लोगों को, री स्ट्रेनिंग टॉर्क। तो री स्ट्रेनिंग का स्पेलिंग क्या होता है, एक मिनट, री स्ट्रेनिंग कॉइल है ना। और ये है ऑपरेटिंग कॉइल, ये है ऑपरेटिंग कॉइल, दिस इज ऑपरेटिंग कॉइल, ऑपरेटिंग कॉइल। और सपोज करो यहां पे नंबर ऑफ टर्न है N0, ठीक है। अब समझना ये चीज बढ़िया से समझना, यहां से कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन पूछा जाता है ना। इसमें सपोज करो करंट यहां से I1 है और इसमें करंट यहां पे क्या जा रहा है, I2 जा रहा है, ठीक है। इसमें करंट I1 है, इसमें करंट I2 जा रहा है। तो अब अगर यहां पे देखेंगे हम लोग तो इसमें करंट कितना जाएगा भाई, तो इसमें करंट जाएगा I1 - I2, इसमें करंट जाएगा I1 - I2। अब देखना, फॉर रिले टू ऑपरेट ऑपरेटिंग टॉर्क मस्ट बी ग्रेटर देन री स्ट्रेनिंग टॉर्क, जैसा कि हम शुरुआत में बता चुके हैं ओवर करंट रिले में। तो ऑपरेटिंग टॉर्क क्या होना चाहिए, ऑपरेटिंग टॉर्क आपको पता है कि डायरेक्टली फ्लक्स पे डिपेंड करेगा, ये मशीन में भी जानते होंगे आप, है ना। और फ्लक्स क्या होता है, MMF डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस। तो मतलब हम लोग डायरेक्टली MMF बोल सकते हैं। री स्ट्रेनिंग जो भी टॉर्क है शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MMF, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, ठीक है। तो T ऑपरेटिंग जो होना चाहिए, T ऑपरेटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MMF, कहने का मतलब N0 ऑपरेटिंग कॉइल, तो ये है ना रिले ऑपरेटिंग कॉइल, तो N0 और इसमें करंट कितना जा रहा है, सपोज करो N1 - N2 जा रहा है, ठीक है। N0 into I1 - I2, और I1 - I2 हम लोग कैसे I1 I2 कैसे निकालेंगे, तो जो लाइन करंट है डिवाइडेड बाय टर्न रेशियो, ऐसे करके निकालेंगे हम लोग, है ना। और लाइन करंट हमेशा क्या होगा, प्राइमरी करंट होगा CT1 का, CT1 या CT2 जो भी है ना, CT का प्राइमरी करंट होगा लाइन करंट, याद रखना ये चीज। तो T ऑपरेटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N0 into I1 - I2। T री स्ट्रेनिंग अगर देखें तो दिस शुड ऑल्सो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NR/2 into I1 प्लस NR/2 into I2, ये ऐसा होना चाहिए, है कि नहीं। तो मतलब T ऑपरेटिंग शुड बी ग्रेटर देन T री स्ट्रेनिंग फॉर रिले टू ऑपरेट, ठीक है। तो फॉर रिले ऑपरेशन T operating should be greater than T री स्ट्रेनिंग, है कि नहीं। मतलब N0 I1 - I2 should be greater than NR/2 I1, NR/2 को कॉमन ले लें तो I1 + I2 हो जाएगा ना, ये है ना। NR/2 को कॉमन ले लेंगे तो I1 + I2 हो जाएगा, ऐसा हो गया। तो ऐसा होना चाहिए, री स्ट्रेनिंग जो ऑपरेटिंग टॉर्क है शुड बी ग्रेटर देन री स्ट्रेनिंग टॉर्क। मतलब यहाँ पे ऐसा है, मतलब अगर आप यहाँ पे ऐसा देखें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, N0 आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, I1 - I2 शुड बी ग्रेटर देन NR I1 + I2 डिवाइडेड बाय 2, हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो मतलब आप यहां पे ऐसा देख सकते हैं, इसको I1 - I2 को हम लोग ID ले रहे हैं, ठीक है। दिस इज ID, डिफरेंस, ID इज डिफरेंस इन करंट।
इज एन आर इनटू, इसको हम लोग आई एवरेज ले रहे हैं, ठीक है, I1 प्लस I2 बाई 2 इज आई एवरेज ले रहे हैं हम लोग, है ना, ऐसा है तो आई एवरेज हम ले लिए, ठीक है। तो अगर आप देखें तो इसका मतलब ऐसा हो जाएगा ना कि एन आर बाय एन नॉट, एन आर बाय एन नॉट, एन आर बाय एन नॉट लेस देन आई डी बाय आई एवरेज है, ठीक है, एन आर बाय एन नॉट शुड बी लेस देन आई डी बाय आई एवरेज। तो इसी को हम लोग बोलते हैं परसेंटेज डिफरेंशियल, इसको पता है क्या बोलते हैं, एन आर बाय एन नॉट को हम लोग बोलते हैं बायस, ठीक है, एन आर बाय एन नॉट को बोलते हैं बायस, याद रखना ये चीज, बायस इसको पूछता है ये क्वेश्चन, जो एन आर बाय एन नॉट क्या होता है ना, तो इसको याद रखिएगा ये चीज। तो इसी को हम लोग बोलते हैं परसेंटेज डिफरेंशियल रिले, है ना, एन आर बाय एन नॉट है, फ्रैक्शन में आपको दिख रहा है ये चीज, तो फ्रैक्शन कहने का मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज आ जाएगा, है ना, तो इसको परसेंटेज डिफरेंशियल रिले भी बोलते हैं, परसेंटेज डिफरेंशियल रिले भी बोलते हैं, ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। अब एक दूसरा केस आता है कि अगर पिकअप करंट की भी बात करें, ठीक है, अगर पिकअप करंट की भी बात करें, है ना, तो अब उस केस में कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो उस केस में ऐसा होना चाहिए कि जो ये ऑपरेटिंग है ना, दिस शुड बी इक्वल टू दिस प्लस पिकअप, समझ रहे हो मेरी बात, ये जो है मतलब या अगर आप देखें तो I1 माइनस I2 जो है ये इतना प्लस आई पिकअप भी होना चाहिए, ठीक है, तो मतलब रीस्टेनिंग प्लस पिकअप को ऐड करके जो है ना इससे ज्यादा होना चाहिए ऑपरेटिंग वाला टॉर्क, ठीक है, मतलब आप इसको ऐसे हम बता दे रहे हैं, मतलब आप अगर पिकअप भी क्वेश्चन में मेंशन्ड है, तो अगर पिकअप करंट भी क्वेश्चन में मेंशन्ड है तो आप कैसे करेंगे, पिकअप करंट भी अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है तो आप ऐसे करेंगे कि ऑपरेटिंग टॉर्क मस्ट बी ग्रेटर देन जो है ना रीस्टेनिंग टॉर्क प्लस पिकअप करंट के वजह से जो टॉर्क होगा उसके वजह से, वो पिकअप टॉर्क, पिकअप करंट है तो पिकअप टॉर्क भी होगा, ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे। अगर पिकअप करंट कहीं पे मेंशन्ड है तो, अगर नहीं मेंशन्ड है तो बस ऑपरेटिंग टॉर्क शुड बी ग्रेटर देन रीस्टेनिंग टॉर्क, इतना हम लोग को करना है ना, तो ये समझ में आ गया। इस सब एक हल्का फुल्का आसान क्वेश्चन आता है, देखना गेट में पूछा हुआ भी है ना। अब एक चीज देखो, ये तो हो गया कि चलो ये सिंपल सा केस हो गया ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन का या अल्टरनेटर के वाइंडिंग के प्रोटेक्शन का, हम लोग ये डिफरेंशियल रिले का यूज करते हैं। लेकिन अगर 3 फेज ट्रांसफार्मर है उसका प्रोटेक्शन हम कैसे करें, ठीक है, 3 फेज ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन, तो उसका भी हम लोग डिफरेंशियल रिले से ही प्रोटेक्ट करते हैं बाय यूज ऑफ मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन, समझ रहे हो ये चीज, तो वो भी हम लोग को देखना है, उस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं 3 फेज ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन बाय यूजिंग ऑफ मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन, है ना, तो मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन, ठीक है, ये समझना, ये चीज बढ़िया से समझिएगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना ये चीज, इस पे क्वेश्चन पूछेगा, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। ये देखो इसमें ऐसा होता है जैसे 3 फेज ट्रांसफार्मर है सपोज करो, है ना, तो 3 फेज ट्रांसफार्मर स्टार डेल्टा हो सकता है, डेल्टा स्टार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, तो उसी की प्रोटेक्शन की बात करते हैं हम लोग, है ना। अब यहाँ पे बात ये आती है, थोड़ा सा जो अभी हम बताएं उससे आप नोटिस करो, है ना, उससे नोटिस करो आप, जो अभी हम आपको बताए हुए हैं। अगर कोई फॉल्ट नहीं है ना, अगर कोई फॉल्ट नहीं है ना, तो उस केस में यहां पे तो करंट 0 होना चाहिए, है ना, जो भी ऑपरेटिंग कॉइल है उसमें करंट 0 होना चाहिए अगर कोई फॉल्ट नहीं है। लेकिन अगर आप ये सपोज करो 3 फेज ट्रांसफार्मर है ना, 3 फेज ट्रांसफार्मर में क्या होगा, आपको हम बता रहे हैं ऐसे, इन केस ऑफ नो फॉल्ट करंट इन रिले ऑपरेटिंग कॉइल मस्ट बी 0, ठीक है। अब लेकिन अगर 3 फेज ट्रांसफार्मर है, 3 फेज ट्रांसफार्मर सपोज करो स्टार डेल्टा है ना, 3 फेज ट्रांसफार्मर सपोज करें स्टार डेल्टा है, तो ऑब्वियसली स्टार और डेल्टा में आपको 3 फेज ट्रांसफार्मर से अगर याद होगा तो 30 डिग्री का फेज शिफ्ट था, ठीक है, 30 डिग्री का फेज शिफ्ट था। तो इसका मतलब ऐसा होगा कि इन केस ऑफ नो फॉल्ट ऑल्सो, इन केस ऑफ नो फॉल्ट ऑल्सो, क्योंकि एक साइड से दूसरे साइड में 30 डिग्री का डिफरेंस है, -30 डिग्री का डिफरेंस हो सकता है, 180 डिग्री का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, तो नहीं भी कोई फॉल्ट है तो भी जो रिले ऑपरेटिंग कॉइल में कुछ करंट हो सकता है। कैसे, इसको आप अच्छे से समझिए, जैसे सपोज करो हमारे पास ये 3 फेज ट्रांसफार्मर का
हम लोग दो वाइंडिंग है, प्राइमरी और सेकेंडरी, ऐसा करके वाइंडिंग है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, हम लोग 3 फेज ट्रांसफार्मर का सपोज करो ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग सीटी लगाएंगे, ठीक है, ये सीटी लगाएंगे हम लोग ऐसे, ठीक है, ये सीटी होना चाहिए ऐसे, एंड दिस इज सीटी सेकेंडरी। सेकेंडरी साइड में ये रिले ऑपरेटिंग कॉइल रहता है, जैसा कि अभी आप लोग देख चुके हैं। अब अगर देखो कि अगर इन दोनों में मतलब कोई करंट जा रहा है सपोज करो, है ना, तो क्योंकि ड्यू टू टर्न रेशियो में डिफरेंस होगा, फेज शिफ्ट होगा, अगर ये स्टार है ये डेल्टा है, ये डेल्टा ये स्टार है, तो प्लस माइनस 30 डिग्री का फेज शिफ्ट होगा। तो नहीं भी कोई अगर फॉल्ट है ना, तो सपोज करो अगर यहाँ पे आई एंगल 0 फ्लो हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे सपोज करो आई एंगल 30 डिग्री फ्लो हो रहा है, तो नहीं भी अगर फॉल्ट है तो इन दोनों का तो फेजर डिफरेंस आके कुछ ना कुछ करंट इसमें आएगा ही, है कि नहीं। तो ऐसा होता है 3 फेज के केस में, फेज डिफरेंस होता है स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार केस में, तो उसके वजह से अगर फॉल्ट नहीं भी है तो भी रिले ऑपरेटिंग कॉइल में कुछ करंट हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात कि जो है ना टर्न रेशियो भी अलग अलग हो सकता है, तो उसके वजह से भी कुछ करंट हो सकता है यहाँ पे, है ना। तो कुल मिला के ऐसा है कि इस करंट को हमको नलीफाई करना है ना, कि फॉल्ट नहीं भी है तो भी रिले ऑपरेटिंग कॉइल में अगर कुछ करंट जा रहा है तो उस करंट को हमको नलीफाई करना है। तो वहीं से आया मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन। अब कैसा होता है ये समझिए, ठीक है। देखो अगर सपोज करो ट्रांसफॉर्मर कनेक्शन है, कैसा, अगर सपोज करो ट्रांसफॉर्मर कनेक्शन है, ट्रांसफॉर्मर कनेक्शन सपोज करो स्टार और डेल्टा है ना, ट्रांसफॉर्मर कनेक्शन स्टार डेल्टा है, ट्रांसफॉर्मर कनेक्शन आप सपोज करिए स्टार और डेल्टा है, ये स्टार और ये डेल्टा। तो इस केस में 30 डिग्री का फेज शिफ्ट होगा, स्टार वाले साइड में 30 डिग्री ज्यादा रहेगा, ठीक है, और डेल्टा वाले साइड में 30 डिग्री कम रहेगा। वो 3 फेज ट्रांसफार्मर का केस है, मशीन में आप जानते होंगे, तो हम ये मान के चलते हैं कि 3 फेज ट्रांसफार्मर आपको आता है ना। अगर नहीं तो आप देख लेना, गेट का टाइम बहुत नजदीक आ गया, और 3 फेज ट्रांसफार्मर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फॉर मशीन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, है ना। तो देखो इसमें 30 डिग्री का फेज शिफ्ट है, तो इस फेज शिफ्ट को हम नलीफाई कैसे कर सकते हैं कि अगर करंट ट्रांसफॉर्मर जो, जैसे देखो ऐसा होता है कि 3 फेज अगर जो है ना 3 फेज ट्रांसफॉर्मर है जिसको हमको प्रोटेक्ट करना है, तो करंट ट्रांसफॉर्मर भी तो 3 फेज होना चाहिए ना, 3 करंट ट्रांसफॉर्मर होना चाहिए था ना। जैसे देखो अगर ये 3 फेज होता, अगर ये 3 फेज होता तो इस साइड 3 वाइंडिंग होता, इस साइड 3 वाइंडिंग होता, है कि नहीं। तो इस साइड ये हम एक में दिखा रहे हैं तो एक सीटी, तो दूसरे में भी रहता, तीसरे में भी रहता। सिमिलरली इसमें भी एक सीटी दिखा रहे हैं तो दूसरे में भी रहता, तीसरे में भी रहता। तो मतलब 3 सीटी ऑन प्राइमरी, 3 सीटी ऑन सेकेंडरी, ऐसा रहना चाहिए, है कि नहीं। तो अब ऐसा होता है कि ट्रांसफॉर्मर कनेक्शन अगर सपोज करो स्टार और डेल्टा है, तो टू नलीफाई दिस फेज शिफ्ट, टू नलीफाई दिस फेज शिफ्ट, यहाँ पे क्योंकि 30 डिग्री का फेज शिफ्ट है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डेल्टा स्टार लगा देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे 30 का है तो यहाँ पे -30, तो शिफ्ट हो गया +30 से -30, ये जो है ना नलीफाई हो गया ये शिफ्टिंग, है ना। मतलब आप यहाँ पे क्या याद करेंगे, क्या यूज करेंगे, जैसा ट्रांसफॉर्मर का कनेक्शन है उसके जस्ट अपोजिट सीटी का कनेक्शन होना चाहिए। इस पे एक एग्जांपल करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। जिस मतलब जैसा ट्रांसफॉर्मर का कनेक्शन है 3 फेज कनेक्शन, उसका जस्ट अपोजिट जो है ना सीटी का कनेक्शन होना चाहिए। अगर स्टार डेल्टा कनेक्शन है ट्रांसफॉर्मर का तो डेल्टा स्टार होना चाहिए सीटी का, अगर स्टार स्टार है तो डेल्टा डेल्टा होना चाहिए सीटी का, अगर डेल्टा स्टार है तो स्टार डेल्टा होना चाहिए सीटी का, जस्ट अपोजिट। समझ में आ गया। तो हम लोग ऐसा करते हैं, जैसे सपोज ऐसे हम आपको बता रहे हैं, जैसे सपोज करो ये ट्रांसफॉर्मर है जिसको हमको प्रोटेक्ट करना है, ये ट्रांसफॉर्मर है हमको जिसको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मर है, ये इसको हम बहुत डिटेल में देखेंगे फुल कोर्स में, लेकिन हम लोग इतना अभी देख ले रहे हैं जिससे आप लोग का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे 3 सीटी होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो इसमें भी 3 सीटी होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्योंकि स्टार डेल्टा है तो सीटी का कनेक्शन यहां पे क्या होगा, सीटी का कनेक्शन स्टार डेल्टा है तो यहां पे ये डेल्टा होना चाहिए, और फिर तभी फेज शिफ्ट यहां पे 0 हो जाएगा। देखो यहां पे स्टार है और ये यहां पे डेल्टा है ना। सिमिलरली अगर यहां पे ये डेल्टा है तो यहां पे कनेक्शन कैसा होना चाहिए, स्टार होना चाहिए सीटी का कनेक्शन हम बोल रहे हैं, ठीक है। सीटी का कनेक्शन जस्ट अपोजिट होना चाहिए, याद रखना ये चीज क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, है ना। याद रखना कनेक्शन कौन सा होना चाहिए। अब ये तो हो गया कनेक्शन की बात, एंगल में जो शिफ्ट है ना वो नलीफाई कर देंगे जस्ट बाय यूजिंग
रिवर्स कनेक्शन एज दैट ऑफ जो पावर ट्रांसफॉर्मर है ना। अब टर्न रेशियो से कैसे कर सकते हैं हम लोग? टर्न रेशियो से कैसे होगा? जैसे देखो इन दोनों में टर्न रेशियो कुछ होगा, इन दोनों में टर्न रेशियो कुछ होगा, तो प्राइमरी साइड का करंट सेकेंडरी साइड के बराबर नहीं होगा। कैसे? तो अगर सपोज करो ये हमारा ट्रांसफॉर्मर है, इस टाइप का है, ठीक है, ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी, तो टर्न रेशियो क्योंकि अलग अलग होगा ना, ऐसे तो हम इसको मिला दिए हैं, ऐसे ऐसा नहीं होता है ना। अगर टर्न रेशियो इन दोनों का अलग अलग है, ठीक है, टर्न रेशियो अगर इन दोनों का अलग अलग है, तो यहां जो करंट होगा वो करंट यहां नहीं होगा, यहां जो करंट होगा वो करंट यहां नहीं होगा, टर्न रेशियो अगर इसका अलग अलग है तो अब इसमें अगर नहीं भी फॉल्ट है, तो क्योंकि टर्न रेशियो अलग अलग है, तो इसका मतलब रिले ऑपरेटिंग कॉइल में कुछ ना कुछ करंट तो जाएगा ना। जैसे आप इसको ऐसे समझिए, आप इसको ऐसे समझिए, ये है, ये 3 फेज ट्रांसफॉर्मर है, प्राइमरी और सेकेंडरी आप सपोज करो, ठीक है, इस टाइप का आप ये सपोज करिए, ये है ना। हम एक ही फेज का अभी बना रहे हैं, एक ही फेज का हम बना रहे हैं, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सपोज करो इसमें करंट है I1 और इसमें करंट है I2, ठीक है, एक में करंट है I1 और एक में करंट है I2। फॉल्ट कुछ नहीं हुआ है, फॉल्ट नहीं हुआ है ना, ड्यू टू टर्न रेशियो करंट अलग अलग है। तो अब इसमें है, इसमें ऐसा क्या होगा, इसमें कुछ ना कुछ तो करंट अब जाएगा ना, क्योंकि करंट अलग अलग है तो इसमें कुछ ना कुछ करंट जाएगा। फॉल्ट नहीं हो रहा है तो भी इसमें कुछ ना कुछ करंट जा रहा है। अब इस करंट को हम कैसे एलिमिनेट करें? ठीक है, फेज शिफ्ट के वजह से तो हम कर चुके हैं, अगर स्टार डेल्टा है तो डेल्टा स्टार कर देंगे ना, वो अपोजिट कर लेंगे। इस करंट का क्या करें हम लोग, है ना, तो इस करंट का क्या करें? तो इस करंट को हम लोग करते हैं, कैसे नलीफाई करते हैं, तो बाय एडजस्टिंग टर्न रेशियो of current transformer, by adjusting turn ratio of current transformer, by adjusting turn ratio of current transformer, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक एग्जांपल हमको लेना चाहिए जिससे आपको समझ में आ जाएगा, है ना। आपसे पूछेगा कि टर्न रेशियो बताओ सीटी का कितना होना चाहिए, तो ये चीज आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, तो इसमें आप लोगों का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। तो मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन पे, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन पे एक क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन ऐसा है, 1 मिनट है क्वेश्चन मेरे पास, रुक जाओ 1 सेकेंड। एक ट्रांसफॉर्मर है, 3 फेज ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है, 3 फेज ट्रांसफॉर्मर है, 33/11 किलो वोल्ट, है ना, 33/11 किलो वोल्ट, स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार, कुछ भी तो हम लोग स्टार डेल्टा ले लेते हैं, ठीक है। स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मर है, 3 फेज, 33/11 किलो वोल्ट। सीटी रेशियो ऑन एचवी साइड दिया हुआ है, सीटी रेशियो ऑन एचवी साइड दिया हुआ है, सपोज करो 200:1, सीटी रेशियो ऑन एचवी साइड इज 200:1, है ना। तो सीटी रेशियो ऑन एलवी साइड क्या होगा, सीटी रेशियो ऑन एलवी साइड क्या होगा, एलवी साइड क्या होगा, हमारा ये क्वेश्चन है ना। तो देखो जैसे मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन और 3 फेज में जो है ना, 3 फेज ट्रांसफॉर्मर प्रोटेक्शन में जो है ना, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में आप लोगों से 2 टाइप का क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन कि जो सीटी का कनेक्शन कैसा होना चाहिए, तो वो डायरेक्ट अपोजिट होना चाहिए ट्रांसफॉर्मर के कनेक्शन का, तो इसमें क्या होना चाहिए, डेल्टा स्टार होना चाहिए। और दूसरा इस टाइप का क्वेश्चन है ना, टर्न रेशियो क्या होगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है ना। तो ये भी देख लीजिए कैसे करते हैं, स्टेप याद रखना आप, है ना। जैसा हम आपको पर यूनिट 3 फेज में बताए हुए थे, है ना, 3 फेज पर यूनिट में हम आपको जैसा बताए हुए थे ना, अगर वैसे देखें, हम लोग टेबल बना लिए हुए थे, है ना, टेबल बना लिए हुए थे तो बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाता था क्वेश्चन, है ना। तो इसमें भी हम टेबल बना लेते हैं, टेबल से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो अच्छे से समझिएगा आप लोग स्टेप। तो सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो 3 फेज ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो देखो आप ऐसा है, देखना अब एचवी साइड क्या है, एचवी साइड यहां पे क्या है, स्टार कनेक्शन है, और एलवी साइड यहां पे क्या है, तो डेल्टा कनेक्शन, करेक्ट है। बस कुछ नहीं है, आप स्टेप देखते जाना, है ना। तो अगर वोल्टेज हम लोग देखें, ठीक है, तो वोल्टेज इसमें कितना है, वोल्टेज कितना था, 33/11, मतलब 33/11, ठीक है, डिवाइड करके 3 मत कर देना आप, है ना। तो ऐसा है, तो ये है वोल्टेज 33 और ये 11। करंट अगर हम लोग देखें, ट्रांसफॉर्मर का करंट है ये, है ना, 3 फेज ट्रांसफॉर्मर का करंट हम लोग देख रहे हैं, लाइन करंट, ठीक है। तो ये जो है ये कितना होगा, सपोज करो यहाँ पे I है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, यहाँ पे
3i होना चाहिए। 3i कैसे होगा यहाँ पे कि केवीए रेटिंग तो सेम ही 3i कैसे होगा, देखो आप यहाँ पे 3i कैसे होगा, ये देखो हम ये मान के चल रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मर आपको आता है इसलिए डायरेक्ट ही लिख दिए थे हम। तो √3 इंटू 33 इंटू आई, केवीए रेटिंग ऑन बोथ साइड ऑफ द ट्रांसफॉर्मर मस्ट बी सेम, करेक्ट है। तो √3 इंटू 33 इंटू आई शुड बी इक्वल टू √3 इंटू 33 इंटू आई शुड बी इक्वल टू √3 इंटू 11 इंटू आई डैश, √3 इंटू 11 इंटू आई डैश। दैट मीन्स आई डैश यहाँ पे कितना होगा, 3i के बराबर होगा, है कि नहीं। तो जो डेल्टा साइड में जो करंट है दैट करंट इज 3 इंटू आई, है ना। अब उसके बाद देखो ये डेल्टा साइड में करंट है 3 इंटू आई, है ना। अब उसके बाद हम लोग जो सीटी कनेक्शन है, सीटी कनेक्शन कैसा होना चाहिए, सीटी कनेक्शन अब यहाँ पे कैसा होना चाहिए। तो अगर ये स्टार डेल्टा है तो सीटी कनेक्शन कैसा होना चाहिए, डेल्टा स्टार होना चाहिए, जस्ट अपोजिट। सीटी कनेक्शन शुड बी डेल्टा और स्टार, सीटी कनेक्शन शुड बी डेल्टा एंड स्टार। अब देखो सीटी करंट जो होगा, सीटी करंट जो होगा यहां पे अगर आप नोटिस करेंगे तो आई जो करंट है वो इसमें क्या होगा, फेज में करंट होगा, क्योंकि ये जो लाइन करंट है ये इसका फेज करंट होगा। क्योंकि आप ये मत समझना, एक्चुअली ऐसा होता है ना जैसे 3 फेज ट्रांसफॉर्मर है, डेल्टा कनेक्शन भी, तो हम लोग 3 ट्रांसफॉर्मर को मिला के 3 फेज ट्रांसफॉर्मर बनाते हैं ना, तो ये जो है ये इसका फेज करंट हो जाएगा, ये इसका फेज करंट हो जाएगा, ठीक है। तो सीटी करंट ऑन सेकेंडरी साइड यहां पे क्या होना चाहिए, सीटी करंट ऑन सेकेंडरी साइड यहां पे आई डिवाइडेड बाय 200 होना चाहिए, क्योंकि टर्न रेशियो कितना है 200:1, तो आई डिवाइडेड बाय 200 होना चाहिए। ये बात आपको समझ में आ गई ना कि ये जो करंट आपको दिख रहा है, ये जो करंट आपको दिख रहा है ये डेल्टा कनेक्शन का फेज करंट होगा, क्योंकि जो है ना जैसे 3 ट्रांसफॉर्मर को मिला के हम लोग डेल्टा कनेक्शन बना रहे हैं ना, और एक लाइन में जैसे आप एक सेकंड देखो, आप यहाँ पे आपको हम बताना चाह रहे हैं, जैसे सपोज करो ये था, इस टाइप का वाइंडिंग है ना, इस टाइप का 3 वाइंडिंग होगा, 3 फेज में 3 वाइंडिंग होगा, और जो ट्रांसफॉर्मर का कनेक्शन होगा, ट्रांसफॉर्मर कैसा होगा, तो ये एक ट्रांसफॉर्मर, ये एक ट्रांसफॉर्मर, ये एक ट्रांसफॉर्मर, तो इसी का 3 में जो है ना डेल्टा कनेक्शन होगा। तो देखो एक ट्रांसफॉर्मर में तो इसी जो लाइन में करंट फ्लो हो रहा है इस ट्रांसफॉर्मर में वही करंट इसमें भी फ्लो हो रहा है ना, तो मतलब और ये फेज में करंट फ्लो हो रहा है, ट्रांसफॉर्मर सीटी के फेज में फ्लो हो रहा है। तीन ट्रांसफॉर्मर को मिला के हम लोग 3 फेज ट्रांसफॉर्मर बना रहे हैं, है ना। तो ये जो लाइन करंट होगा ये इसका फेज करंट इतना होगा, I/200। सिमिलरली ये कितना रहेगा, ये 3i है ना, 3i डिवाइडेड बाय सपोज करो n, 3i डिवाइडेड बाय n, 3i डिवाइडेड बाय n कैसे, 3i डिवाइडेड बाय n कैसे, तो n इज टर्न रेशियो, n इज टर्न रेशियो, n इज टर्न रेशियो, समझ रहे हो मेरी बात। तो सीटी करंट सेकेंडरी साइड ये हो गया, पर फेज में आ गया ये चीज, है ना, पर फेज में इतना आ गया। अब अगर लाइन करंट हम लोग देखें, लाइन करंट अगर हम लोग देखें तो लाइन करंट यहां पे क्या होना चाहिए, यहां पे लाइन करंट अगर आप देखेंगे तो लाइन करंट यहां पे क्या होना चाहिए, तो लाइन करंट इज सिंपली यहां पे अगर डेल्टा में है तो लाइन करंट इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ फेज करंट, डेल्टा कनेक्शन में लाइन करंट शुड बी इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ फेज करंट, तो √3 टाइम्स ऑफ फेज करंट, ठीक है। और ये इस साइड क्योंकि स्टार है तो दिस विल बी सिंपली 3i डिवाइडेड बाय n ही रहेगा, समझ रहे हो मेरी बात, इस साइड 3i डिवाइडेड बाय n ही रहेगा। अब यहां पे देखिए, अब यहां पे देखो जब कोई फॉल्ट नहीं है, ये दोनों करंट सेम होना चाहिए सेकेंडरी साइड में, सीटी सेकेंडरी साइड में, ठीक है। नो फॉल्ट मतलब नो करंट इन सीटी सेकेंडरी साइड, नो करंट इन रिले ऑपरेटिंग कॉइल, ठीक है। तो एज देयर इज नो फॉल्ट, एज देयर इज नो फॉल्ट, एज देयर इज नो फॉल्ट, इस केस में क्या होना चाहिए, √3 इंटू आई डिवाइडेड बाय 200, दिस 2 करंट मस्ट बी सेम, तो 3i डिवाइडेड बाय n, से n से n कैंसिल, तो मतलब i से i कैंसिल, तो ये कितना रहना चाहिए, n इज इक्वल टू 200 √3 आ गया ना, 200 बाय √3, 200 सॉरी 200 √3 आ गया है ना। मतलब आप इसको यहां से नंबर ऑफ टर्न रेशियो जो आ गया यहाँ पे n इज इक्वल टू 200 √3, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 200 डिवाइडेड बाय 1 बाय √3, ऐसा हो गया, तो दिस शुड बी टर्न रेशियो,
है ना। तो ऐसे ही आप लोग को देखना है, ऐसे ही आप लोग को याद रखना है ना। और इन सब चीज को जो है ना अच्छे तरीके से, जो स्टेप आपको बताए हैं, इस स्टेप को आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में जो बाकी डिस्टेंस प्रोटेक्शन है ना, वो देखेंगे हम लोग, और फिर सर्किट ब्रेकर हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे आप लोग को और भी कॉन्फिडेंस आ जाए, थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन करेंगे। अभी तक तो हम इजी बता रहे थे, तो अभी कुल मिला के देखा जाए तो इसके अलावा एक टॉपिक और एक लेक्चर और होगा थ्योरी का और एक क्वेश्चन का, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।